नमस्कार दोस्तों, जन्मभूमि ज्योग्राफी क्लासेज पे आप सभी का स्वागत है। हम पश्चिमी मरुस्थल का अध्ययन कर रहे थे और पश्चिमी मरुस्थल में हमने दो भाग विभाजित किए थे, एक उच्चावच के आधार पे और एक जलवायु के आधार पे। उच्चावच के आधार पे हमने चार प्रकार बताए: महान, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर वाला मरुस्थल, लघु मरुस्थल, और उसके बाद में हमने बताया था दोस्तों एक अर्ध शुष्क मरुस्थली। प्रोफेसर मिश्रा ने इसको बांग्ला प्रदेश बोला। इसके बाद में दोस्तों हम बताते हैं अब एक कि जो अपन उसके बाद में बात कर रहे थे दोस्तों, पश्चिमी रेतीले प्रदेश के दो भाग विभाजित किए। कौन सा? शुष्क और अर्ध शुष्क। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में हमने बात कर रहे थे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, जिसमें हमने बताया था कि इसमें जो बालू का स्तूप है वो नहीं पाए जाते हैं। अवसादी नहीं पाए जाते हैं तो क्या पाई जाती है? अवसादी चट्टानें पाई जाती है, और ये अपने पोखरण, पलोदी और बालोतरा के बीच वाला क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद में हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। पश्चिमी रेतीले प्रदेश में हम बात करने जा रहे हैं किसकी दोस्तों? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। नाम से ही आपको ज्ञात हो रहा होगा कि बालू का स्तूप युक्त किसे कहते हैं। मतलब जहां पे युक्त का मतलब जहां पे बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि जहां पे इसकी परिभाषा क्या रहेगी। वो परिभाषा रहेगी दोस्तों पवन द्वारा पवन द्वारा 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 रेतीला रेतीली मृदा का जमाव जमाव से निर्मित निर्मित स्थलाकृति को सब बालू का स्तूप कहते हैं। सब क्या कहते हैं? बालू का स्तूप कहते हैं सब। पवन द्वारा रेतीली मृदा का जो जमाव हो जाता है और विशेष एक स्थलाकृति बन जाती है, उसको हम बालू का स्तूप कहते हैं। दोस्तों आप कहीं गए हो रेतीले मैदान में, जैसे जैसलमेर गए हो, टूर पे गए हो, तो वहां पे आपको दिख जाते हैं कि लहरदार, क्या? लहरदार लहरदार रेत के लहरदार ऐसे मिल जाते हैं। ये लहरदार है ना, इनको बोलते हैं साहब धोरे। लहरदार रेत के टीले को क्या बोलते हैं हम दोस्तों? बालू का स्तूपों को क्या बोलते हैं अपन? धोरे कहते हैं। लेकिन एक शब्द और आता है दोस्तों, धरियन। ये धरियन है ना दोस्तों, ये धरियन है ना, जो बालू का स्तूप है ना, ये क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, है ना। गतिशील बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं दोस्तों? देखो, धरियन किसे कहते हैं? जो दोस्तों गतिशील बालू का स्तूप होते हैं उनको हम कहते हैं धोरे। अगर मान लो जैसे ये धोरे हैं, ये रेत के टीले हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे ये मान लो रेत के टीले हैं, ठीक है। रेत के टीलों के जो मध्य मध्य जो जगह होती है उसको हम कहते हैं साहब, निम्न भूमि होती है उसको कहते हैं मरहो। रेत का टीला है और टीलों के मध्य, बालू का स्तूपों के मध्य जो निम्न भूमि पाई जाती है उसको हम कहते हैं मरो। एक और है, लेकिन इन बालू का टीलों के मध्य रेगिस्तान का जहाज अगर चलता है, रेगिस्तान का जहाज जानते हो ना, ऊंट, अगर रेगिस्तान का जहाज चलता है तो उसको हम बोलते हैं गासा या कारवा मार्ग। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों रेत की जो टीलों के बीच जो दलदली क्षेत्र है
उसको हम कहते हैं रन। अगर मान लो यहाँ पे दलदली क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है, तो उसको कहते हैं हम रन। बालू का स्तूप युक्त की आगे बात करते हैं दोस्तों। इसको हम विभिन्न भागों में अध्ययन करते हैं, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां बनती है, जिसमें एक पस्ट आता है, कौन सा? पस्ट आता है दोस्तों, एक आता है अपना अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप को अपन इस प्रकार कहेंगे कि दोस्तों ये जो बनता है ना, जो इसका विस्तार है ना दोस्तों, जैसे मान लो इधर से क्या चली, पवन, ठीक है, और पवन के समांतर दोस्तों, पवन के समांतर क्या बनते हैं साहब, इसमें क्या बनते हैं? ये बनते हैं बालू का स्तूप। कैसे बने? पवन के समांतर। तो इसकी जो परिभाषा होगी, पवन के समांतर बनने वाले बालू का स्तूप को क्या कहते हैं दोस्तों? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहते हैं। दोस्तों इसकी विस्तार की बात कर लें अपन। इसका विस्तार है ना, वो दोस्तों है जैसलमेर, मुख्य रूप से, ठीक है, मुख्य रूप से। उसके बाद में आप चल जाओ बाड़मेर, जोधपुर और फलोदी और बालोतरा। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप की बात कर रहे थे। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप में कहा कि पवन के समांतर बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। इसलिए समांतर बनते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय बालू का स्तूप। अगर बात करते हैं नंबर 2, नंबर 2 पे हम बात करते हैं दोस्तों अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ठीक है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की बात करते हैं दोस्तों, तो ये पवन चल रही है अपनी, इधर से पवन चल रही है, ये क्या है? पवन। अगर इस पवन के क्या है, समकोण पर, पवन के समकोण पर जो बालू का स्तूप होते, बनने वाले बालू का स्तूप, क्या कहलाते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाते हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों इनकी विस्तार की बात कर लेते हैं हम दोस्तों, विस्तार की बात कर लेते हैं, तो विस्तार में आपको बता दूं दोस्तों, इसका विस्तार है, एक तो आता है बाड़मेर, चूरू, झुंझुनू, रावतसर। रावतसर आपको पता है हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़। और एक आता है हमारा क्षेत्र आ जाता है पोंगल में भी मिलते हैं इसको देखने के, ठीक है। पवन के समांतर बनने वाले बालू का स्तूप क्या होते हैं दोस्तों?
वो होते हैं दोस्तों अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होते हैं पवन के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप है। विस्तार है इनका बाड़मेर, जैसलमेर और बाड़मेर, चूरू, झुंझुनू, राउतसर, हनुमानगढ़। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों बरखान। बरखान की बात कर लेते हैं दोस्तों। बरखान, बरखान बालू का स्तूप की बात करते हैं तो पहली बात तो इसकी लिखते हो, इनका मरुस्थलीकरण में इनका बहुत ज्यादा स्थान है। किसका? बरखान का। 10 से 20 मीटर ऊंचे होते हैं। कैसे दोस्तों? जैसे मान लो आपने ये वाली आकृति देखी होगी, ये होते हैं दोस्तों ऐसे होते हैं मान लो, ठीक है। इधर से क्या चल रही है? पवन, ठीक है। ये पवना अभिमुख ढाल है और इधर वाला है पवन विमुख ढाल, ठीक है। पवना अभिमुख ढाल इसका होता है दोस्तों उत्तल। कौन सा होता है? उत्तल। ये ढाल तो कौन सा हो गया? उत्तल। ये कौन सा हो गया? अवतल ढाल। दोनों पवन जानने की दिशा में सिंह नुमा दो भुजाएं होती है साहब। एक तो ये और एक ये, ठीक है। उसके बाद पवन अभिमुख ढाल उत्तल, पवन विमुख ढाल अवतल, पवन जाने की दिशा में होती है। बरखान की बात करते हैं दोस्तों, ये इनकी जो चौड़ाई होती है, चौड़ाई वो होती है 100 से 200 मीटर, ठीक है। और ऊंचाई की बात कर लेते हैं यहां पे। ऊंचाई 10 से 20 मीटर ऊंचाई होती है। 10 से 20 मीटर ऊंचाई हुई, 100 से 200 मीटर इसकी वो हो गई। दोस्तों इसमें अस्थायी गर्त होता है इनके मध्य, गर्त। इन दो सिंहनुमा भुजाओं के बीच में एक गर्त बना होता है, उसको हम स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? डांड। क्या कहते हैं? एक गर्त नुमा पाई जाती है बरखान के मध्य, लवणीय गर्त होता है, इसको बोलते हैं हम डांड। इसके बाद में हम बात करते हैं, इसकी विस्तार की बात कर लेते हैं दोस्तों। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? क्षेत्र की बात कर लेते हैं इसकी, क्षेत्र की। ये दोस्तों एक तो भालेरी गांव, चूरू, देशनोक, बीकानेर में, ओसिया, जोधपुर में। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? लून क्रंसर, क्रंसर में भी पाए जाते हैं। भालेरी गांव चूरू है, करणी माता है, उसके बाद में ओसिया में ये पाए जाते हैं। पवन अभिमुख ढाल उत्तल, पवन विमुख ढाल ये अवतल होता है। ऊंचाई 10 से 20 मीटर होती है, चौड़ाई 100 से 200 मीटर। और गर्त को आप स्थानीय भाषा में डूंड करते हैं। और इनकी जो आकृति होती है साहब, ये अर्धचंद्राकार होते हैं। परिभाषा: अर्धचंद्राकार आकृति में बने पवन अभिमुख ढाल उत्तल, पवन विमुख ढाल अवतल, दो पवन जाने की दिशा में दो सिंहनुमा भुजाएं होती है।
भालेरी गांव, चूरू, देशनोक, बीकानेर, ओशिया, जोधपुर, लोनकंस में ये पाए जाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, बरखान की बात हो गई। बरखान के बाद में हम बात करते हैं, एक आता है पैराबोलिक। पैराबोलिक दोस्तों, जैसे हवा चल रही है और पहले तो इसका बोलो बरखान के विपरीत बनता है साहब। बरखान के विपरीत मतलब बरखान ऐसे बन रहा था, तो ये बनेगा ऐसे। ठीक है, ऐसे बनेगा। और ये ऐसे बनेगा तो दोस्तों बरखान के विपरीत बना। और इसमें क्या है, किसी वनस्पति या पेड़ पौधे, इसके क्या है, क्यों बनता है ये, वनस्पति या झाड़ियों के अवरोध से बनता है ये साहब। अवरोध आया, जैसे मान लो यहां पेड़ है, ठीक है, यहां पेड़ था, हवा चली, ये दोनों तो ऐसे इस तरह इसका बन गया। ठीक है, तो बरखान और इसका विस्तार जो क्षेत्र है वो दोस्तों है संपूर्ण मरुस्थल। कहां पे पाए जाते हैं, संपूर्ण मरुस्थल में ये पाए जाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों सीप। पवन चल रही है, पवन चली, कोई बरखान, बरखान था पहले, ठीक है, बरखान ही ले लेते हैं। पवन चली ऐसे, और पवन चली तो पवन की दिशा चेंज होने पर जो स्थलाकृति का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं, सीप। पवन की दिशा में परिवर्तन होने से बनने वाले बालू का स्तूप सीप कहलाती है। नंबर 5, संपूर्ण मस्तूल में नंबर 5 की बात करते हैं तो दोस्तों आता है 5वें नंबर पे तारानुमा बालू का स्तूप। नाम से ही ज्ञात हो रहा है, तारानुमा बालू का स्तूप, जिसकी 3 या 3 से अधिक भुजाओं का विकास हो जाए वो क्या कहलाता है, तारानुमा बालू का स्तूप। 3 3 या 3 से अधिक अधिक भुजाओं का विकास हो जाए, विकास हो जाए तो तारानुमा बालू का स्तूप कहते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये दोस्तों, एक तो है मोहनगढ़ और एक है सोहनगढ़, ये है दोस्तों जैसलमेर में। कहाँ पे है, जैसलमेर में। और एक है सूरतगढ़ गंगा नगर में। पवन की दिशा में परिवर्तन होने से बनने वाले बालू का स्तूप को क्या कहते हैं, सीप कहते हैं, जिसमें हम बरखान भी लिख सकते हैं। बरखान ये अनुधीरी बालू का स्तूप के समान बनते हैं। तारानुमा बालू का स्तूप या स्टार बालू का स्तूप 3 या 3 से अधिक भुजाओं का विकास होता है हो जाए तो तारानुमा बालू का स्तूप कहते हैं। मोहनगढ़, सोहनगढ़, जैसलमेर, सूरतगढ़, गंगानगर में ये पाए जाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों 5 नंबर। हमने अनुधेरी पढ़ा, अनुप्रस्थ पढ़ा, बरखान पढ़ा, बरखान का विपरीत पैराबोलिक, फिर सीप, तारानुमा,
और उसके बाद में आता है सब्रकोपीज। सब्रकोपीज किसे कहते हैं? छोटी छोटी झाड़ियों झाड़ियों के सहारे बनने वाले बालू का स्तूप को क्या कहते हैं दोस्तों? सब्रकोपीज कहते हैं साहब। सब्रकोपीज बालू का स्तूप कहते हैं। ठीक है। इनके छोटे रूप को, इस सब्रकोपीज के छोटे रूप को क्या कहते हैं? नेब का कहा जाता है। एक आता है लूनेट। लूनेट है, लूनेज नहीं है। लूनेट के बारे में हम कहें तो लूनेट एक बालू का स्तूप है। लूनेज पेट्रोलियम क्षेत्र। याद रखना, क्वेश्चन टैग का ही अंतर है, लूनेट और लूनेज, इसलिए लूनेट के बारे में जरूर पढ़ लेना। नवचंद्राकार लघु जल गर्तों के पास, नवचंद्राकार आकृति में बनने वाले बालू का स्तूप लूनेट कहलाते हैं। तो हमारे पास में बालू का स्तूप युक्त प्रदेश का हम बात कर चुके हैं। पवन द्वारा रेतीली मृदा का जमाव होता है और उस जमाव से निर्मित स्थलाकृतियों को हम क्या कहते हैं? बालू का स्तूप कहते हैं। और बालू का स्तूप की बात करते हैं, धोरे लहर, हम मरुस्थल में जाते हैं तो लहरदार जो रेतीले टीले होते हैं उनको क्या कहते हैं? धोरे। ये रेतीले टीले अगर स्थानांतरित होते हैं, उस स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दरियन। रेत के टीलों के मध्य निम्न भूमि को क्या कहते हैं? मरहो। दलदली क्षेत्र को क्या कहते हैं? रन। एक छोटा सा और है, जहां से रेत की टीलों के मध्य से जहां जो काफिले गुजरते हैं उनको क्या कहते हैं हम? गासी मार्ग या कारवा मार्ग। उसके बाद में हम बालू का स्तूपों की बात कर रहे थे। बालू का स्तूपों में हमने बात की, पवन के समांतर बनने वाले बालू का स्तूप अनुधेरी है, जैसलमेर में पाए जाते हैं, बाड़मेर, जोधपुर, फलोदी, बालोतरा में पाए जाते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पवन के समकोण पर बनते हैं, विस्तार बाड़मेर, चूरू, झुंझुनू, राउतसर, हनुमानगढ़ में पाए जाते हैं। उसके बाद में बरखान पवन की अर्धचंद्राकार आकृति में बनने वाले बालू का स्तूप है। पवना विमुख ढाल उत्तल होता है, पवन विमुख ढाल अवतल होता है। औसत ऊंचाई 10 से 20 मीटर होती है, चौड़ाई 100 से 200 मीटर होती है। पवन जाने की दिशा में दो सिंगनुमा भुजाएं निकली होती है, इनके मध्य एक गर्त होता है, इसको स्थानीय भाषा में हम क्या कहते हैं? डांड कहते हैं। भालेरी गांव, चूरू, देशनोक, बीकानेर, ओसिया, जोधपुर, लूनकनसर, इनमें इनका विस्तार पाया जाता है। बरखान के विपरीत, बरखान के विपरीत या महिलाओं में जो किल्फ लगाते हैं उसकी आकृति में बनता है, वनस्पति और झाड़ियों के अवरोध से बनता है, जो पैराबोलिक बालू का स्तूप होता है। उसके बाद में सीप पवन की दिशा में, जैसे बरखान बन रहा है और पवन की दिशा में क्या है? परिवर्तन हो गया, तो उसको हम क्या कहलाते हैं? सीप। तारानुमा बालू का स्तूप 3 या 3 से अधिक भुजाओं का विकास हो जाए तो जो तारानुमा बालू का स्तूप होते हैं उसको मोहन बालू का स्तूप कहते हैं। मोहनगढ़, सोनगढ़, जैसलमेर में मिलते हैं, सूरतगढ़, गंगानगर में भी मिलते हैं। उसके बाद में सब्रकोपीज छोटी छोटी झाड़ियों के सहारे बनने वाले बालू का स्तूप है, उनको क्या कहते हैं? सब्रकोपीज बालू का स्तूप कहते हैं। छोटे रूप को इनके नेब का कहते हैं,
लूनेट की बात करते हैं तो लघु जल गर्तों के पास नवचंद्राकार आकृति में बनने वाले बालू का स्तूप है दोस्तों, इनको हम कहते हैं लूनेट। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों लूनेट के बाद में, एक नोट लगा के लिख दो, एक क्षेत्र होता है नखलिस्तान। मरुस्थल में जल स्रोतों के पास वनस्पति उत्पन्न हो जाती है, उसे हम कहते हैं साहब नकलिस्तान। ठीक है, और ये जैसे कोलाइथ, बीकानेर। आज के लिए बालू का स्तूप युक्त का प्रदेश अपना कंप्लीट हो गया है। कल हम अर्ध शुष्क प्रदेश की बात करेंगे। आशा करता हूं कि आपके समझ में आ रहा होगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। कितने